शहीदों की दास्तां। हाँ, तो मित्रों, आज हमारे सामने बैठे हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल जी, जो शहीद करतार सिंह सराबा जी के वंशज हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। आप हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल जी। तो अजीत जी, दरअसल हम लोग स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो करतार सिंह सराबा जी का अपना व्यक्तित्व एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, जिसकी फ़ोटो लेकर अरविंद जी दिन अपनी जेब में रखकर चले, जो उन्हें अपना गुरु मानते, आइकन वहीं से आइकन बनते रहे। ऐसे करतार सिंह जी के परिवार से आप हैं, तो पहले तो आपको बहुत नमस्कार। और आप उस वंश में मैं आपसे शुरू करता हूँ। एक्चुअली बहुत लंबा समय हो गया जो इस फ़ील्ड में आए, पर आप कभी आपसे मुलाकात भी नहीं हो पाई और मुझे पता भी नहीं। तो चूँकि आप पहली बार हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने उस वंशावली को आप किस स्ट्रिंग से आते हैं, तो वो एक बार दर्शकों के सामने आ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा। जी। जैसे आपने बताया कि हम लोग लाइमलाइट पे नहीं आए, काफ़ी समय बाद आपको पता लगा कि करतार सिंह सराबा के वंशज भी है। एक्चुअली जब करतार सिंह सराबा को फांसी हुई थी, उस टाइम या उन्होंने जो विदेश जिन्होंने भेजा था, उस टाइम मेरे परदादा अंग्रेज़ों के यहाँ पे काम करते थे। वो फॉरेस्ट विभाग में सीसीएफ यानी बहुत बड़े अधिकारी के पद पे थे। और उनके भाई, जो करतार सिंह के चाचा हैं, वो भी इस फॉरेस्ट विभाग में बहुत बड़े अधिकारी थे, सीएचओ थे। और ये लोग दोनों पंजाब में नहीं रहते हुए उड़ीसा ढेंकानाल में रहते थे, उस स्टेट में थे करतार सिंह के चाचा और ताऊ दोनों दोनों बड़े भाई। और ये करतार 4 भाई थे। इनके करतार सिंह के पिताजी का नाम था मंगल सिंह, फिर बिशन सिंह, बख्शी सिंह, और इनके दादाजी नाम था बदन सिंह। तो बदन सिंह के 4 भाई थे ये, उनके 4 लड़के थे। हाँ, उनके लड़के थे बच्चा। उनके 4 लड़के थे। इसमें मंगल सिंह जी, जो करतार सिंह जी के पिताजी और माताजी, इनका बहुत अल्प आयु में ही निधन हो गया था। तो जब ये सराबा गाँव में रहते थे, जो भी हमारा पुराना पिंड है पैतृक गाँव, अभी भी है, यानी गाँव तो है, वहाँ पे अभी हाँ, मैं क्या हूँ। हमारा अभी भी मेरा ज़मीन है। और जो नीचे बना हुआ है, वो लोग हम ही गवर्नमेंट को दान दे के आए। तो उस टाइम जब इनको लुधियाना पढ़ाया, और लुधियाना के बाद इनका एडमिशन हाई एजुकेशन के जाना था, और उस टाइम देश का माहौल कुछ अलग चल रहा था, और ये लोग जमींदार परिवार के थे। और वहाँ अगर उनको लुधियाना में इनकी जो रुझान था, उनको लगा कि ये देशभक्ति की ओर जा रहा, तो उसको माइग्रेट करने के लिए कि ये इधर जाएगा, क्योंकि मेरे दादा और ये अंग्रेजों के साथ थे, उनको था कि ये वहाँ, और कटक उस टाइम गढ़ था पढ़ाई का। पश्चिम बंगाल की पढ़ाई बहुत वो थी, और ये पढ़ने को कटक कटक और उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में पहले उड़ीसा भी था जब। अच्छा। तो 80 साल पहले बता रहा हूँ, उसके बाद 3 हाँ, अलग, इस दौरान छत्तीसगढ़ अलग बना, उड़ीसा का अलग हुआ, और पश्चिम कलकत्ता को अलग करा। उस टाइम यूनाइटेड एक था उड़ीसा, कलकत्ता में आता था, उड़ीसा को अलग दिखा, वो सब ये पश्चिम बंगाल पर जो तो ये रेसानाल स्टेट में बहुत बड़े अधिकारी थे, इनके यहाँ पढ़ने थे। और वहाँ पे भी अब बहुत सारों को लोगों को अननोन है, अभी तक ये ढेकानाल घर था, वहाँ से हायर एजुकेशन के लिए 9वीं के लिए ढेकानाल से कटक जाते थे पढ़ने। कटक मेडिकल मतलब ढेकानाल से कटक जाते थे। वो शायद 70-80 किलोमीटर है, लास्ट जाया था हमें, पर पता नहीं पर है। और पर उस टाइम जो इनके गुरु हैं, सुभाष चंद्र बोस 7th क्लास में थे, ये 6th क्लास में। और इनके जो इनके सीनियर और वहाँ इनका कोई परिचय नहीं। इनका परिचय बाद में 25 साल बाद जाके कि उस सन के थे। और एक बहुत बड़ी बात है, अभी जब ये 25 साल बाद, सॉरी, जब वो विदेश में गए ना, जब वो मिले तो उनको पता है कि हम हमारा ये थे, कि अपन उसी क्लास में एक ही जगह पढ़े। जब उनको ये पता लगा कि उस टाइम वो कुछ नहीं थे, उनकी दोस्ती है कि समझता क्या है। पर ये बात मुझे भी पता लगी कि 1 तारीख को, अभी हमको 1 दिसंबर को वहाँ प्रोग्राम का असल का यहीं पर प्रश्न उठता है कि करतार सिंह सराबा जी 19 साल की उम्र में उन्हें फांसी हो। 18.5 साल। ठीक है। हाँ, 18.5 साल में मतलब फांसी। तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड उस वक़्त क्या जब अमेरिका में, चूँकि ये यहाँ से अमेरिका गए। ये लिखिए 11 में, है ना? 11 में जाने के बाद 12 में इन्होंने बर्कले यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। पहले काम करते थे, वो सेव वर्ल्ड टूडे कराई करी। और उस टाइम 12 में लाला लाजपत जी की राय, इनके सीनियर वो बन के शायद प्रोफेसर बन के गए थे, उनके संपर्क में बर्कले कैलिफोर्निया में। और पहले काम कर, फिर जब उनसे एक पूरा ग्रुप जुड़ा कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो उनके संपर्क में आए, इनसे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं शायद वो। इनके जब उन्होंने भाषण दिए, उनसे प्रभावित होकर इन्होंने अपने
जो इंडिया के लोगों का इनका एक यूनियन बनाया और सबको इकट्ठा करने लगे। और फिर उस टाइम उन्होंने एक कोई हिंदुस्तान 40 करके बनाई और जो बाद में युगांतर पड़ी और उसी के बाद में सदस्य सब गदर पार्टी में इसका मिलेगा। गदर पार्टी के ये मेन 5 लोग संस्थापक सदस्य थे। जी। मेन स्टार्टिंग उन्होंने उस टाइम करी थी गदर पार्टी के। उस वक्त इनकी उम्र बहुत बहुत ही कम रही। मैं कह रहा हूँ जब 11-12 96 से जन्म में 11 है 17 साल है ना, उनका लाइफ टाइम है 17 साल बिल्कुल टू। वो तो बताते रहे जब उनके फैसला हुआ था, जज ने लिखा है कि जितने समय में ये अमेरिका के लिए नया सेटल थोड़ा सा विषयांतर करके रद्द नहीं करना। पहले वो जो पहला प्रश्न था वो इनका का रूट उनकी का, तो वो लोग पढ़ने आए हैं कटक। कटक में मेरे जो परदादा है बख्शी सिंह, वो पारस में थे, उन्होंने इनको पढ़ाया, 1 साल यहाँ से पढ़े, फिर इन्होंने जिद करी कि मुझे विदेश जाना। और ये पढ़ने में इतना होशियार टैलेंटेड थे कि थोड़ा सा एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा विषयांतर कर दिखा। अच्छा हाँ, गाइड हुए। पहले एक प्रश्न पे जी, जी। बख्शी सिंह जी के पास ही रहे, वहाँ से पढ़े, तो बख्शी सिंह मेरे परदादा, है ना? फिर बख्शी सिंह जी का मतलब है कि उनके जो पिताजी का भाई। पिताजी के भाई। तो आप जो स्ट्रीम है वो बख्शी सिंह जी के और मंगल सिंह के छोटे भाई जिससे आप बख्शी सिंह का वो है राजपाल सिंह। राजपाल सिंह जी प्रताप सिंह, सरताप सिंह जो मेरे फादर थे, उनका मैं हूँ अभिजीत सिंह। ये हमारे ये अपनी ये वंशावली हो गई कि करतार सिंह जी के जो फादर थे बजन सिंह जी, उनके 4 और बेटे थे। 4 बेटे में मंगल सिंह जी करतार सिंह के फादर थे फादर थे। और उनके 3 छोटे भाई थे। उनमें से एक आपके बख्शी बख्शी सिंह जी थे। वो आपके मेरे ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट की गए। जी। तो ये तो हो गया आपके वंशावली से और बाकी अगर अब हम थोड़ा-सा और देखते हैं तो गदर पार्टी इसके जो स्थापना थी, जो संस्थापक सदस्य रहे उनमें कौन-कौन थे और उसमें करतार सिंह सरावा जी का क्या योगदान रहा, जो आपके परिवार में जिस तरीके से आपको चीज़ें बताया? जो आज तक जो है परिवार का तो कोई नहीं है जो जानकारी है हमारे पास, जो नेट से या आपसे सबसे जो रिकॉर्ड में है आज की तारीख में। क्योंकि वहाँ के कोई डॉक्यूमेंट सिर्फ गदर पार्टी का आयोजन होता था, बर्कले में बना है, इसको गदर म्यूजियम बनाया है, ये सब पता है लोगों को। पर इन्होंने कैसे पूरा वहाँ पे एकत्रित करा लोगों को, और ये लाला लाजपत से इंस्पायर होकर गाँव-गाँव यानी वहाँ जो काम करते थे इंडिया के लोग उस टाइम पे, उनसे संपर्क बना लाजपत राय, लाला हरदत्त जी, कहिए आप क्यों सो रहा था? पहले हरदत्त सिंह जो जो उन्होंने एसएसएस के प्रोफेसर थे, वो बहुत बड़े, वो इनके गुरु थे और इनका पूरा एक यूनियन था। तो इन्होंने सिर्फ एक ये बनाया कि एक कैसा जोड़ा जाए, तो कदर का एक बनाया और उस टाइम ये सिर्फ काम करते भी थे सबके साथ। और उसके बाद इन्होंने करा कि इसको जन-जन तक कैसे पहुँचाएँ, कब उनको पता लगा कि अपने यहाँ पे विदेशों अपन तो वो लोग वहाँ अच्छे से रहे और इंडिया में क्या हो रहा है। उन्होंने वहाँ के करीबन 10,000 लोगों को जो इंडिया से माइग्रेट होके गए थे वहाँ काम के लिए, अच्छे टैलेंट अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े घर के थे, उनको उनका माइंड वॉश करना, उनको समझाना, उनमें से वो 8,000 लोगों को वापस इंडिया जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अंग्रेजों को हराने के लिए उनको लेके आए थे। दरअसल वहाँ पर इन्होंने एक अखबार भी निकाला, गदर पार्टी। उस अखबार में इनकी बड़ी बड़ी भूमिका रही मेन और वो देखिए वहाँ पे उस भूमिका के बारे में गदर पार्टी का जब शुरू-शुरू में ये सिर्फ कंपोजिंग स्टोरिंग करते थे और जब समय का और वो उसकी माँग बढ़ने लगी, क्योंकि पहले उन्होंने उसको इंग्लिश में निकाला, फिर हिंदी में निकाला, फिर पंजाबी में निकाला उसको, तो इनका काम बढ़ गया। तो ये लोग ये अकेले ही ये कंपोजिटर, एडिटर, प्रोड्यूसर सारे काम, वो प्रिंटिंग प्रेस वो नहीं थी आत्मन और पूरी कंपनी सबसे छोटे सबसे यंगेस्ट था उसका वही। तो और उसने पूरा और बहुत बड़ा कवि भी थे, पूरा एडिटर कंपोजिट उसको इवन छापना भी और उसको बाँटना भी। पर बिल्कुल ये घर-घर बाँटते और पैम्फलेट आते थे, तो उनके बंडल वो इंडिया भी पहुँचाते थे। जहाँ अब मैं मेरे परिवार की बात कर रहा हूँ, वो जो डॉक्टर साहब थे मेरे बख्शी सिंह जी के भाई, वो कटक के पास ही थे, सीएचओ थे, तो उनको वो बाय पोस्ट भेजते थे। तो वो पोस्ट वो खोलते भी नहीं थे अंग्रेज़ों की तरह। ऐसे-कैसे बंडल पड़े हो, फिर उन्होंने वो जब आए यहाँ कि मैंने आपको भेजा, आपने पढ़ा, उसका क्या करा? तो उन्होंने बोला कि बेटा तू मेरे को ये मत भेजना, मैं नौकरी है अंग्रेज़ों के साथ। वो मेरे को तो उन्होंने उसके बाद उनसे कांटेक्ट खत्म कर दिया। फिर वो मेरे दादाजी के साथ थे यानी। पर जब लास्ट टाइम भी जब जेल में बंद थे, तो जो मिलने गए थे उनसे जी, कि जो बताते ना उनके बड़े दादा जो फॉरेस्ट में हो, तो वो मेरे दादाजी उनसे मिलने थे। वो बैठे और उन्होंने बात करी कि बेटा उनकी जैसे घर में लेडीज़ थी, वो चिंता कर रही, उनको एक ऑफ़र आया था अंग्रेज़ों की तरफ से कि आप अगर ये मान जाता, माफ़ी माँगता है, तो ये तो हम इसको सज़ा माफ़ कर सकते हैं ना, ये नहीं फांसी नहीं देंगे और कुछ नहीं। तो उसने एक सबसे बड़ा प्रश्न वहाँ उस टाइम उठाया था
कि पापा आपने चाचू कैसे मरा है, दादा कैसे मरा, हला कैसे मरा, गाँव का वो कैसे मिला। तो कोई ने बोला हैजे से मरा, चेचक से मरा, ठीक है, काली बीमारी से मरा, काली खाँसी से मरा। तो ये भगत सिंह का किस्सा था नहीं, आप ये जो मैंने अभी तक आप ये सुने हैं। उनका यही और मिस भी हो सकता है, पर कन्फर्म जो देखो ये इतिहास चलता। मेरे को जहाँ तक मैं और आपको प्रूफ में भी आ गया। पहले ये किस्सा में थोड़ा-सा हाँ, ओके बा कि अभी मैंने मेरी एक किताब आई है भगत सिंह क्रांति की धरोहर सामने पड़ी है। ये तो इस किताब में ये एक चर्चा है कि वो भगत सिंह ने ये प्रतिप्रश्न लिया है जब उनकी जो कंफर्म हुआ था, आप उसके बारे में और कंफर्म करिएगा। और उन्होंने यही बताया कि मैं मर भी जाऊँगा ऐसे, तो मैं जब तक ज़िंदा होना चाहूँगा वापस, कि जब तक मेरा देश आज़ाद। हाँ, बिल्कुल जज़्बा तो यही था और वही उन्होंने बोला कि अगर मैं मरना पसंद करूँगा, कल मरता तो उनका भी वज़न बढ़ा हुआ था ना, उनका भी वज़न बढ़ा हुआ था। और इन्होंने ये बोला कि मैं जब तक मरना चाहूँगा, किसी को आस्ते-आस्ते चूमूँगा, जैसे भगत सिंह ने चूमा है। भगत सिंह की भी वैसे यानी इकट्ठी हुई कि हाँ, ये क्या चूमना था, तेरी पक्की बात है। तो उन्होंने तब ये बोला कि नहीं, मैं जब तक मेरा देश इंडिया आज़ाद नहीं होता, भारत देश स्वतंत्र नहीं होता, जब तक मैं भारत में ही पैदा होना चाहूँगा और हर बार फांसी हो जाए। हर बार सिर्फ बिना शक हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं उनका ये ये जज़्बा तो वही तो है। और वो उस वक़्त जो गदर पार्टी के जो लोग रहे उनके ऊपर जिस तरीके से यात्राएँ रही और चीज़ें रही, चाहे बाबा भान सिंह को देख लें, चाहे करतार सिंह सराभा को देख लें, जितने भी लोग फांसी पर चढ़े हैं, एक बड़ी संख्या में गदर पार्टी के लोग फांसी पर गए हैं या गोदी से अरे तारे सही में वहाँ से जो लेके आए थे जिस वो अब से कमंगटावा तो उसपे बहुत सारे लोगों को तो वही मार दिया शॉर्टकट ये तो बचते हुए श्रीलंका के रास्ते था और ये बहुत बड़े तैराक भी थे। और उस टाइम पता तो नहीं है कि उतना किलोमीटर पर जब क्या चुका था, तो वो कूद के तैर के ही पार करके आए थे। तो ये एक बड़ी घटना रही थी जैसे अमेरिका से यहाँ आकर अंग्रेज़ों के ऊपर अंग्रेज़ों की सत्ता से मुक्ति कराने के लिए सारे उनको आए थे। हालाँकि वो प्लान फ़ेल हो गया, 2 बार फ़ेल उसमें बहुत सारी की तो करतार सिंह जी के विषय में आपके परिवार में तो आपके अलावा और कौन? मेरा जैसे मतलब इसमें जो है मैं देखता हूँ तो बख्शी सिंह जी के उससे आप आ रहे हैं, इसके अलावा जो 4 भाई थे उनमें से कितने जैसे बंक हाँ, एक हमारा ताऊ जी थे नरसेर सिंह जी, जो अभी कुछ समय पहले ही हुए हैं, वो मोहाली रहते थे। उनको वो पंजाब में ही निवासी थे, क्योंकि जब इनको फांसी हुई, जो उनका हमारा माइग्रेट होने का बता रहा हूँ। मेरे अभी कटक में मेरे पास ज़मीन उन्हीं के नाम से, बख्शी जी के नाम पे आज भी है। कटक लोग ढेकानाल में आज भी रिकॉर्ड वो रख जाते हैं, वो सब परिवार के लोग हैं, पर वो अलग है। तो इसके पहले हमारी सारी सरकारी सुविधाएँ जो नरसेर सिंह जी ग्रेवाल मोहाली रहते थे, वो भी शांत हो गए। उनके पास सब सुविधा वो देते। और एक हमारी बुआ जी थी, टिकली बुआ जी, जो करतार सिंह के यानी जो बख्शी सिंह के यानी लेडी थी, वो बहन की हमारी बुआ जी थी। तो उन्होंने भी क पूरा सराबा में रह के काफ़ी समय तक करतार सिंह के ट्रस्ट को सँभाला है और सेवा करी। अब वो भी नहीं है और वो भी नहीं है। उनके परिवार के साथ उनके भाई लोग हैं, और बाकी अब हम लोग एमपी में माइग्रेट हो गए उस टाइम से। 1900 जब इनको फांसी हुई ना, उसके बाद 30 से हमारे परदादा बख्शी सिंह, वहाँ से यहाँ के फिर बिहार स्टेट में आ गए थे। तो आपने पहला क्वेश्चन करा था कि आप इतने टाइम कहाँ थे? दरअसल एक बड़ा 50 साल का गैप। बड़ा समस्या है कि जितने परिवार जो उस वक़्त क्रांतिकारी परिवार रहे हैं, उनके परिवारों के साथ अंग्रेज़ों ने के डर से या अंग्रेज़ों के उस आतंक से या अंग्रेज़ों की प्रताड़ना से वो माइग्रेट की क्योंकि वहाँ पे उनके साथ वो समस्याएँ हो गई थी। वो बहुत सारे परिवार में ये रहती है। जब वो भी वाली सीढ़ी आके हम उनकी रूप ढूँढते हैं तो रूप ढूँढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो उन्हीं में से आपका परिवार रहा है, बहुत बड़ा परिवार है और उसके बावजूद सामने लिया। तो ये एक प्रश्न बनता था कि सब लोग समझ पाएँ। तो आज आपने ये क्लियर किया रिश्ता तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और अब अगर मैं करतार सिंह सराभा जी की बात करूँ, वहीं पे फिर चलता हूँ। मैं भी सराभा गया था पिछले कुछ वर्ष पहले, तो वहाँ पर देखा था वो एक पूरी बिल्डिंग देखी थी, उसके ऊपर लहराता वो झंडा भी देखा है जो लगा है। लगता गदर का एक प्रतीक बना हुआ है वहाँ। तो सराबा गाँव के अंदर है वो, आज भी बहुत सुरक्षित रखा हुआ है, उसमें उनकी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई म्यूज़ियम बना हुआ है। म्यूज़ियम बना हुआ है। उसमें पर धार्मिक प्रतीक मुझे बहुत दिखे थे। जैसे कि मतलब वहाँ पे वो पूरा जब गया जी, तो बहुत सारे धार्मिक प्रतीक वहाँ पे थे। यानी खंडा या हाँ, समझा हाँ, अलग होता है। बिल्कुल उसी सिख धर्मों को बिलॉन्ग करते हैं कि इन चारों धर्मों को किसी ने नहीं? आप क्या कहते हैं? नहीं, वहाँ क्या है ना धर्म को बिलॉन्ग करके क्योंकि मैं अगर करतार सिंह सराभा या भगत सिंह या इस पूरी स्ट्रीम की बात करता हूँ, वहाँ पे धर्म नहीं थे। वो उत धर्म नहीं तो जब मैं तो आपके किले में बाहर मैंने उस जगह पे गया तो मुझे वहाँ पे धर्म दिखे।
तो भाई सही बात। तो वहाँ पे जैसे होता है ना कि एक ये धार्मिक रूप से आप ये हुआ। मैं बता रहा हूँ अभी, मेरे में 3 महीने दिखा, तो ऐसा क्यों? आपकी जो देखने का व्यू और सोचने का तरीका है वो भी सही है, आप एक पत्रकार के हिसाब से देखने रहे हैं। माइंड में आता है सुनिए, मैं एक्चुअली पत्रकार के प्रयोग से नहीं गया। मैं भी आप में भी भावना जितने परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। उसी से गया था। पर ये सारी दृश्य चीज़ जो देखता है आपके बोलने पे मुझे भी दिमाग में वही बात आ रहा है, क्योंकि मैं भी लास्ट मंथ ही होके आया हूँ वहाँ पे। हाँ, पूरे परिवार से मिल के आया हूँ। पहले मैं बता दूँ, वो जो जगह है, तो उनको बोलते हैं जद्दी घर उनका, जहाँ उनका निवास स्थान यानी पैदा हुए थे, बट पहले से। वो हमारा पुश्तैनी है। मेरी जो दादी है, वो शादी होके वहीं आई थी, और जब मेरे फादर और उनकी डेथ हुई, तो ऑटोमेटिक वो मेरे नाम पे और हमारे जो पता है नरेंद्र सिंह जी पुल का, उनके नाम पे हुआ। और वो हमने 97 में पंजाब गवर्नमेंट को एज ए म्यूजियम बनाने के लिए गिफ्टेड की। उसके बाद में वहाँ जगह है। और उस टाइम क्या हुआ था, बादल सरकार ने वादे करे थे अलग, कि हमने कुछ हम इसको एक एज ए म्यूजियम बनाएंगे और इसकी सेवा करेंगे। तो अभी जब मैं गया, वहाँ म्यूजियम बना हुआ है ऑलरेडी, उनकी पुरानी चीजें तो और वो रखी हुई है सब, वो चाहता ही है। ये पलंग है, सब वो जो उठाते थे वो एक वो बल्ला रखा हुआ है, तो टीवी है लकड़ी का अपना हुआ, जो पल्लम बोलते हैं इसको। वो घर है पुराना, वही है। उसके आपको अभी पुराने फोटोग्राफ्स भी दे दूंगा, उसके पहले की क्या स्थिति थी जब हम डोनेट दे के आए। और ये जिसके बाद गवर्नमेंट, अब देखो क्या होता है, गवर्नमेंट का अपना तरीका होता है इसको। उसने उसको डेवलप कराया, बंदा रखा है वहाँ पे, वो क्या क्या चीजें रख सकते हैं, या वो क्या वो अब वहाँ का लोकल है अपन उनका। उन्होंने तो देश के लिए आजादी कर दिया, अपन उसने क्या बोले कि हाँ, उस पे क्या मोडिफाई है, उस पे अपना कोई अधिकार। मेरा प्रश्न ये भी आपका सोच और टेका सही। मेरा प्रश्न ये था कि वो वहाँ पे इस टाइप का दिखा तो वो एक थोड़ा-सा शॉक रहा। क्योंकि अगर सदैव का क्या होता है, हमें से जोड़ना होता उन क्रांतिकारियों को जो अपने जीवन में जिन्होंने ले किया, उस तरीके से अगर उन्हें जोड़ते हैं तो कहीं न कहीं प्रश्न बनता है। इसलिए वो मैंने क्योंकि मुझे ये दिखा था वहाँ, है, आवाज करीब पर तो वो वा या वहाँ के लोकल लोगों को, लोकल बॉडी को जो मेंटेन करते हैं जी। जी, उनको अभी मेरे को उन्होंने सराबा का 16 नवंबर को बुलाया है। मैं अगर वो जाना, इस चीज़ों से आप मैं देखिए फिर उनको वाच में लाओ। थोड़ा-सा देखिएगा कि जब जहाँ पे उनकी मूर्ति रखी हुई है, उस मूर्ति के पास आप जब जाएँगे, तो आपको दिखेगा बहुत धार्मिक। चलिए समझ गया। हालाँकि हालाँकि एक चीज़ भी कि मैंने जो पंजाब का कल्चर देखा है, उसमें जितने भी गदर के क्रांतिकारी रहे हैं, उन सभी के साथ है वो ज़्यादातर को से व्यक्ति संत माना है उसी ने किस आज भी देखो पूरे सरापा पिंडे और आसपास पूरे यानी पंजाब में उनको भगवान का दर्जा दिया, रुकते पूछते हैं, उनको बहुत इज्जत है। बहुत यानी हमारा को भी लोग जाते हैं, हमारे पैर पड़ते हैं, यानी हंस पड़ता है विश्वता है कि हम अब कल्पना नहीं कर सकते कि अपन किस परिवार के इतना मान सम्मान देते हो करते हैं, पर अब आप तो बता खैर एक बहुत बड़ा नाम है शहीद करतार सिंह सराभा जी का। परंतु अब मैं एक चीज़ देख रहा था कि जैसे अभी यही शहीद दिवस हुआ, 19 लोगों के आगे शहीद नहीं रख पाया। ये चीज़ें जो है, कहीं न कहीं मन में एक चोट तो वाक़ई। तो मेरा प्रश्न आपसे ये था कि करतार सिंह सराभा जी ने जो बलिदान दिया, आज की सरकारों ने ये पाक की सरकारें जो कर रही, तो क्या आपको लगता है कि ये सब ठीक हो रहा है? शहीदों ने जिसके लिए अपनी जान दे दी, हम उधर कहीं जा पा रहे हैं? सही। अगर ये सोचता तो वो एक हालाँकि आपकी हँसी बहुत कुछ कह हो सकता है वो शब्द आपके पास नहीं नहीं, आप समझ रहे हैं। होता है देखिए, सरकार की सबकी अपनी अपनी सोचे हैं। कोई सरकार क्या कर रही है, मेरे हिसाब से तो सरकार के बारे में अपने को इस बारे में बात करना ये उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा। और पर मुझे लगता है कहीं न कहीं हमें उन बातों को कहना पड़ेगा। अगर हम नहीं कहेंगे, तो कौन कहेगा? और अगर नहीं कहेगी, देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पे हम नहीं कहते हैं। हमारी चुप्पी हमें उन सारे वो कहते हैं ना मौन स्वीकृति होती है। वो मौलिक वो जो मौन है, वो मौन कहीं न कहीं उन चीज़ों को स्वीकृति प्रदान करता है। तो ये एक लोगों में शायद ये निष्क्रियता आई है। कई चीज़ें देख के बहुत सी चीज़ों को न कहना और उसमें निष्क्रियता मुझे लगता है ये। जी, आपका सही है। देखो हर कोई सी भी अभी अपन ने 75वीं वर्षगांठ बनाई थी। कोई सी सरकार थी, अभी कोई सी सरकार है या उसका ही थी, कोई सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेके वो सोचा है, करा है, कोई उसको किस रूप में दे रही है, कोई अपने व्यक्तिगत बना रही है, कोई नहीं देखिए अगर हम 1947 से आज तक की सारी सरकारें देखते हैं, प्रश्न सभी से वही से आखिर सबसे वही। मैं देखता हूँ अगर आपको 1947 के बाद तो मुझे ध्यान आता है झांसी का। वो झांसी में जगदानंद देवी की पोती आई थी और भगत सिंह के साथी उसे लगाना चाहते थे। गोविंद वल्लभ पंत की सरकार थी, उत्तर प्रदेश की बात है और वो उस समय की बात है जब स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। गोविंद वल्लभ पंत बड़े स्वतंत्र थे। उन्हें वो मूर्ति नहीं लगने दी थी और गोलियाँ चलवा तो प्रश्न तो
ऐसा नहीं है कि कोई आज की सरकार, सारी सरकारें सारी ऐसी नहीं। मेरा प्रश्न वो है, मेरा प्रश्न किसी विशेष सरकार से नहीं था। मेरा ये था आज तक जितनी भी सरकारें भी, इन्होंने क्या शहीदों की तरफ ध्यान दिया है? क्या उनके सपनों का जो भारत था उसको बनाने की तरफ कोई कदम बढ़ाया है? सरकार सोच ही नहीं पाई या समझ नहीं पाई कि जो शहीदों ने बलिदान दिया है उनके परिवार के साथ क्या हुआ। सरकार अपनी सरकार बनाने और बचाने में ही लगी। जी, एक कंक्लूजन है कि ये हो सकता है अब कुछ जागरूक हो रहे हैं, तो वो भी अगर किस सोच के लिए आ रहा है ये कह नहीं सकते, पर जो आदमी शहीद हुआ उसने इतना कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा परिवार या मेरा कल क्या हो। वो तो आज मातृभूमि के झंडे को चूमता हुआ मर गया। देखिए, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर 19 साल इतनी साढ़े 18 साल की उम्र में अगर फांसी हुई, तो वहाँ जहाँ पे आज खेलने खाने की उम्र है, उस दौरान में तो उन्होंने सारा कुछ करके और फांसी के फंदे को चूम दिया। तो उनके पास इस बात का तो वो नहीं था। उन्हें मालूम था कि जब तक हमें हमें तो आज़ादी मिलेगी, ये कोई उनके सामने प्रश्न नहीं था। उनके सामने ये था कि हमें करना है और वो अपना कृतित्व करें। एक अलग जगाने का उद्देश्य नहीं। हाँ, एक वो भी है और उसमें कामयाब भी रहे। अब लोग वो अगर आगे बात करें तो उसमें इस पूरे देश को, आप करतार सिंह सराभा के परिवार से हैं, तो देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि करतार सिंह सराभा साढ़े 18 साल का है, तो एक मैसेज आपके परिवार से क्या होगा? आज ये प्रश्न सभी दूर आया कि युवा, आज आप भी दिन भर से प्रोग्राम हुआ देख रहे हैं, युवा है देशभक्ति की ओर नहीं बढ़ रहा है। वो इसमें उसकी इंटरेस्ट ही नहीं है, लालसा ही नहीं है उसकी। ये मेरे से भी 2-3 लोगों ने हर पत्रकार ने करा। मैंने ये बोला कि युवा के मन में आज भी उतनी ही देशभक्ति कूट-कूट के भरी हुई। उसको कोई जागृत करने वाला नहीं, उसको अलग जगाने वाला। आप सोचिए भारत-पाकिस्तान का मैच होता है। ये वही युवा है, जो रात को 12 बजे झंडा लेके भारत माता की जय करने इंडिया भाग रहे थे, आज वर्ल्ड में निकल जाए। तो युवाओं में जज़्बा जोश क्यों नहीं? युवाओं को अपन बता ही नहीं पाए कि अपने देश में क्या हुआ? कैसी-कैसी आज़ादी और किसको क्या करना पड़ा। आपने उनको अपने-अपने अलग-अलग, इसमें किसी को यूटीआई, टीआई, किसी को आईटी में लगा दिया, अपने-अपने शिक्षा दे दी है। वहाँ पे दे दी एक इन क्रांतिकारियों के विषय में बताया, सारे पाठ्यक्रम से उन्हें हटा दिया गया। सबको अलग-अलग उनका इतिहास ही मदद तर क्या तक करते आप सब नौकर बना देंगे अंग्रेज। अब मैं देखता हूँ तो मैं अगर बचपन में था तो हमारी पूर्वज चलती थी, उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी मिल जाते थे, चीज़ें मिल जाती थी। अब वो सारे पाठ्यक्रम बदल रहे। कह रहा हूँ ना, अब हमें क्रांतिकारियों के विषय में पढ़ने को नहीं। ये पीढ़ी को अगर नहीं पता लगा, तो आने वाली पीढ़ी का इतिहास और पूरा फ्रीडम ये सब खत्म हो जाए। सिर्फ जो नए हैं, ये आपको नए लोग याद रहे, कैसे आज़ादी मिली और क्या हुआ, ये पूरी पीढ़ी। और तब तब मेरा आपसे एक प्रश्न और बनता है। अब चूँकि आप उस पीढ़ी से हैं, मैंने मैं देखो ना यंग हूँ ना ऑल्टरनेटिव मीडिया बेचता हूँ। मैंने वो समय भी देखा है और आज का भी देखा। हाँ, ये हमारी आपकी जो ये स्किल है, एक्चुअली मैं मानता हूँ कि ये जो पीढ़ी है ना, इसकी ज़िम्मेदारी दूनी है। वही में क्यों दूनी है कि हमने उन क्रांतिकारियों को देखा है, उनके परिवारों को देखा है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को देखा है। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी देखे हुए, मैंने बहुत से क्रांतिकारी देखे हैं उस वक़्त के, चारे अच्छे सारे। तो और आज की पीढ़ी ने उन्हें किसी को नहीं देखा। तो एक्चुअली ये जो एज है, ये उस पुल के तरीके से काले कर रही है। तो उस पुल के तरीके से जब काले होता है, तो आप किस तरीके से इसमें पुल बनने में आप सब बात है, कैसे आपको? जैसे बता रहे हैं, हम वो पीढ़ी है, जैसे आप भी कहीं धूल में भी खेले हैं हम लोग जेल में भी घूमे हैं और हम लोग आज एआई और ये कंप्यूटर और हाईटेक भी काम करते हैं। पहले वो पीढ़ी होगी कि जिसने तीनों चीज़ थे। पहले वाले ने कुछ नहीं देखा है ना, नए बच्चों ने पुराना नहीं देखा है। अब ये एआई और आज अपन जो है, अपन तीनों फेस पे और अपने को पूरा पुराना मिला के। तो हम लोगों को ये जो आज कर रहे हैं पूरा इतिहास को सहेज कर, बहुत सारा तो हो रहा है, वाट नेट इस पे आ रहा है, और जो गलत-गलत आ रहा है उसको सारी जानकारी को प्रूव करके, अपनी नई पीढ़ी को उसको देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, उसका उद्देश्य बताना पड़ेगा कि आगे आकर पहले कर पाए। तो 100-200 साल बाद वो आर्थिक रूप से जैसे अब आ रहा है, आप देख रहे हैं कि क्या-क्या हो रहा है, कि बैन लग रहे हैं, जा रहे हैं। ये आपको फिर गुलाम बनाता। जी। आपको ये समय है, अगर आप हम ये हमारे की उम्मीद है, वो तो करके शहीद हो गए। अब हमको देश को फिर से युवाओं को जागृत करके देने एक नई आज़ादी लानी। दरअसल आपसे बात करके एक बड़ा अच्छा लगता है। ये आप जो है जितना कहते हैं ना, उसके साथ-साथ जो एक हँसी के पुट में जो चीज़ें निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, वो अपने आप में ज़्यादा कह रहा। आप जो कह रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं, पर आपके जो भाव है, आपकी जो हँसी है, वो धीरे से तंज वाली, वो जो चली जाती है सरकारों की तरफ। राइट? किसी विशेष सरकार की बात नहीं है, सरकारों की तरफ चली जाती है। वो तंज की जो हँसी है, वो अपने आप में पूरे दृश्य को बयाँ कर देती है और वो बड़ा अच्छा-सा लगता है। अब एक अंतिम मैसेज की तरफ से आप तक लो।
आज़ादी बड़े मुश्किलों से और जतन से मिली है। इसको सहेजना तो सँभालना हम लेंगे, पर इसको आगे ले जाना हम युवाओं का और वर्तमान पीढ़ी का ही है। आपको जो मिला है उसे सहेज कर रखिए और उसे आगे बढ़ाइए और उसकी कीमत समझिए। ये किसी का बलिदान है, ये नहीं कि किसी के लिए खून-खेल में कुछ हुआ है। उसके लिए कई पीढ़ियाँ मर गई, खप गई। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सरकार से कुछ नहीं। पर हम ये चाहते हैं कि हमारा इतिहास, आप एक व्यक्ति का नहीं, सारे फिर किसी किसी भी रूप में आते नहीं, कहीं भी जात अज्ञात उसको आप पक्ष से लाइए और उसको सहेज के रखें और उसको नई पीढ़ी को सौंपिए, बताइए। तो आगे वो गर्व कर कि हम उस देश में, हिंदुस्तान में पैदा हुए जो 400 साल गुलाम होने के बाद फिर आज़ाद होके जैसे हुआ है और उसको आपने मेंटेन करके रखा है। आप बस युवा पीढ़ी से ये है कि आप दुर्व्यसन से दूर रहें, कुछ मत करें और देश के लिए किसी न किसी रूप में कैसे भी एक काम करें, जिससे आपका दिल गवाह दे सका कि आप भारत के देश के सच्चे सिपाही हो, सिपाही हो। तो साथियों, ये थे अरिजीत सिंह ग्रेवाल जी, जो शहीद करता सिंह सराबी के वंशज से। इन्होंने आज बहुत विस्तार से बातें बताई। अच्छा लगा। आगे फिर मिलते हैं किसी और एक दूसरे शहीद वंशज के के साथ, उनसे कुछ बातचीत के साथ।